हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल लर्न विथ निकेत। आप सभी ने इस थंबनेल में देखा होगा ये वीडियो थोड़ा सा हटके है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल 2021। सो दीज आर माई क्रेडेंशियल्स। मेरा नाम आयुष निकेत है। आई एम अ बीसीए ग्रेजुएट। दिस वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट। आई secured 191.69 marks in CGL prelims and my total marks is 674 out of 700 in CGL 2019। एंड मैंने ये मार्क्स कैसे सिक्योर करा उसके पीछे भी एक स्ट्रैटेजी थी। उसी तरह अभी CGL 2021 जो कि 2022 में होने वाला है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए प्रिपरेशन की, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा इस सेशन में। So from now I won't be visible in the video. So without wasting the time, let's jump over to the session. So let's begin our session of the preparation strategy for SSC CGL 2021. I request you all to just follow this strategy for 15 days. आप 15 दिनों के लिए इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके देखो and you will feel the difference. आपके पढ़ाई में जो भी आप अभी तक पढ़ रहे हो, एक बार इस स्ट्रैटेजी से पढ़ाई करके देखो। अगर आपको नहीं डिफरेंस महसूस होता है देन डिसलाइक ऑल माय वीडियोस। ओके, सो आप एक बार इसे ट्राई करो। आई गारंटी यू, अगर आप इसे आज से लेकर पेपर तक अगर आप इसे फॉलो करते हो तो यू विल गेट सेलेक्टेड एज वेल। ठीक है, अनलेस यू फॉलो ऑल द स्टेप्स दैट आई से। आपको हर एक चीज़ उस तरीके से फॉलो करना है जैसे मैं बताऊँ। सो लेट्स बिगिन। सो ये कैलेंडर लॉन्च करा है एसएससी ने। 17 दिसंबर को इसका नोटिफिकेशन आया था। दिस इज़ अ टेंटेटिव कैलेंडर, डेट चेंजेस हो सकते हैं। इट्स 22 टुडे और कल, आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और कल ये डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट है, मतलब कि कल प्रोबेबली एसएससी सीजीएल 2021 का नोटिफिकेशन आ जाएगा ऑफिशियल। और इसका जो एग्ज़ामिनेशन का यहाँ पर दिया है ये है अप्रैल 22। इट डजेंट मीन कि ये 22 अप्रैल को है, ये 22 का मतलब है 2022। सो आई हैव मेड 100 days स्ट्रैटेजी फॉर ऑल ऑफ़ यू। ठीक है, तो इसे मैंने बेसिकली 3 months में ही अभी डिवाइड किया है एंड आई लेट यू नो कि आगे आप कैसे उस प्रोसेस को फॉलो करो। अभी एक ब्लूप्रिंट मैंने बनाया है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और उसके बाद वी विल प्रोग्रेस फर्दर। ओके, सो नेक्स्ट है व्हाट टू स्टडी एसएससी सीजीएल 2021। जो भी न्यू कैंडिडेट्स हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या उन्हें एसएससी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है, उन्हें मैं बता दूं, इसमें 4 पेपर्स होते हैं जिसमें मैथ्स 25 क्वेश्चन, ये चारों सेक्शन 25 ईच रहते हैं, सभी में 25 क्वेश्चंस होते हैं और सभी की वेटेज 2 marks पर क्वेश्चन होता है। सो सारे 50 marks के होते हैं। एंड द प्रीलिम्स इज़, मतलब कि जो फर्स्ट स्टेज का पेपर है वो 200 marks का होता है। इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। फॉर एवरी 4 क्वेश्चन 2 marks इज डिडक्टेड। ठीक है, फॉर एवरी 4 क्वेश्चन, मतलब कि एक क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो सो यू विल लूज 0.5 marks एंड फॉर 1 राइट आंसर यू विल गेट 2 marks। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मैथ्स। अब मैथ्स का सिलेबस क्या है, हमें पढ़ना क्या क्या है। तो मैथ्स में बेसिकली 2 सेक्शन होते हैं, अरिथमेटिक एंड एडवांस्ड। ठीक है, अरिथमेटिक की शुरुआत परसेंटेज से होती है। यही परसेंटेज फाउंडेशन है सारे अरिथमेटिक चैप्टर्स का। प्रॉफिट लॉस, एवरेज, बीट रेशियो, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न। टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टर्न आर सेम, इसमें बहुत डिफरेंस नहीं है। ये दोनों का टोटल कॉन्सेप्ट सेम है, बस लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस है। पार्टनरशिप, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोथ स्ट्रीम, SI एंड CI, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एट्सेट्रा। एंड इन एडवांस सेक्शन इट इज़ अलजेब्रा, ट्रिगो, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ये ट्रिगो का ही पार्ट है, मेंसुरेशन, 2D एंड 3D, एंड नंबर सिस्टम। इसे आप एडवांस में लो, इसे आप अरिथमेटिक में लो, ऐसे ये डिफरेंट सेक्शन है इन दोनों से। तो मोर ओवर ये सिलेबस है मैथ्स का। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट है इंग्लिश। इंग्लिश का सिलेबस क्या है,
इंग्लिश बेसिकली 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है जो भी हमारा पेपर होता है, बी इट प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। सबसे पहला सेक्शन है ग्रामर। ग्रामर से आपको कॉमन एरर के क्वेश्चंस आते हैं, क्लोज टेस्ट भी कुछ कुछ रिलेटेड होता है ग्रामर से, फिल इन द ब्लैंक्स जो होते हैं उसमें भी ग्रामर का रूल होता है। सो बेसिकली ये ग्रामर सेक्शन जो है वो बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, ये तीनों ही इंटीग्रल पार्ट हैं, जिसमें से ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपकी डेवलप होगी जितना आप पढ़ाई करते हो, जितना आप रीड करते हो, लाइक रीडिंग अ न्यूज़पेपर और नॉवल और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस एज वेल। आप अगर आरसी के क्वेश्चंस भी करते हो तो वो भी रीडिंग में आएगा, जितना ज़्यादा आप करोगे उतना आपकी रीडिंग एबिलिटी में इन्हांसमेंट आएगा। और सेकंड है हमारा वोकेबुलरी सेक्शन, जिसके अंदर सिनोनिम्स आता है, एंटोनिम्स आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, ईडियम्स एंड फ्रेजेस रहता है, फ्रेजल वर्ब होता है, एट्सेट्रा। ये एक सिलेबस है, ओवरव्यू है ये इस सिलेबस का। थर्ड है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग का जो सिलेबस है उसमें मल्टीपल चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि मैथ्स में होता है, एनालिटिकल है, डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन है, बहुत सारा होता है। बट हमने एसएससी का ट्रेंड देखा है कि आप सारे चैप्टर्स को पढ़ो ये ज़रूरी नहीं है। रीजनिंग के बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें आपको कुछ भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ोगे फिर भी अगर आप सिर्फ क्वेश्चंस कर रहे हो तो आप में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा। सो द मोर यू गिव द मॉक्स द मोर यू विल स्कोर इन द एग्ज़ाम। और कुछ ये पिछले एसएससी सीजीएल 2020 के प्रीलिम्स में देखा गया है कि रीजनिंग वाज अ बिट लेंदी। सो ये सेक्शन अब पहले की तरह नहीं रहा कि अब पहले क्या होता था कि पहले लोग रीजनिंग को 50 मार्क्स तो ऐसे ही कंसिडर करके चलते थे कि रीजनिंग है इसका मतलब कि 50 मार्क्स तो मुझे मिलने वाले हैं। अब ये सीन नहीं रहा है, अब रीजनिंग में भी कुछ लेंदी क्वेश्चंस आने लगे हैं, जिसके वजह से आपके दूसरे सेक्शंस में बहुत ही असर पड़ता है अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अटक रहे हो, राइट। सो रीजनिंग इज़ नॉट दैट ईजी, बट हाँ कुछ चैप्टर्स हैं, वो चैप्टर्स आपको शॉर्ट लिस्ट करने में हेल्प करेगा मॉक टेस्ट। जितने आप मॉक्स लगाओगे आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर है जिस पे आपको काम करना है, एंड देन यू कैन फर्दर स्टडी दैट टॉपिक पर्टिकुलरली। आपको पूरी टॉपिक, सारे टॉपिक्स नहीं करने हैं रीजनिंग के, ठीक है। नेक्स्ट इज जनरल अवेयरनेस। इसका जो सिलेबस है ये बहुत ही वास्ट सिलेबस है, ठीक है, इट इज़ वेरी वास्ट। सो इसका जो सिलेबस है इसे डिस्कस करने से अच्छा है कि आई विल बी डिस्कसिंग द सिलेबस कम स्ट्रैटेजी, और वो लास्ट सेगमेंट में होगा इस वीडियो के। सो आप बने रहो इस वीडियो में, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग और आपको बहुत मज़ा आएगा। यू विल डेफिनेटली लाइक दिस सेशन, क्योंकि इस सेशन के बाद आप एसएससी की प्रिपरेशन को एक नए तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट मंथ स्ट्रैटेजी, मतलब कि शुरुआत में इट्स नॉट नेसेसरी कि ये 30 दिन तक ही कंटिन्यू हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये 15 डेज़ हो। जो स्टूडेंट ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं वो इसे 10 डेज़ में भी कंप्लीट कर सकते हैं, और कुछ नोवाइस स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल नए हैं वो इन्हें 45 डेज़ तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास 90 डेज से ऊपर है, सो वी कैन हैव इट। सो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्लियर मैथ्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूला। व्हाट डज दैट मीन? मतलब कि लाइक आपके पास 2 सेगमेंट है, अरिथमेटिक एंड एडवांस्ड, ठीक है। तो लाइक एक से परसेंटेज है, तो अभी आपने देखा होगा मेरे वीडियोस में हमने अभी शुरुआत में फ्रैक्शंस का कन्वर्जन किया, फिर परसेंटेज से फ्रैक्शन और दोनों को किया, उसके बाद हमने विलेज में पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करे, फिर हमने वोटिंग के क्वेश्चन करे, इनकम एक्सपेंडिचर पे क्वेश्चन करा, अभी हमें कंजम्पशंस पे क्वेश्चन करने हैं, फिर हमें कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन करना है, फिर हमें वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन करना है। सो यू सी कि एक चैप्टर में मल्टीपल सेक्शंस होते हैं, कॉन्सेप्ट सभी में सेम यूज़ होगा बट सेक्शंस मल्टीपल होते हैं। तो इसे आप पढ़ने के समय अगर आप इसके क्रिस्प नोट्स, मतलब कि शॉर्ट नोट्स, अगर मान लो कि ये पॉपुलेशन से रिलेटेड है, इससे एक क्वेश्चन मैंने अपने नोटबुक में नोट करा, ठीक है, और ऐसे करके मेरे पास मान लो कि 12 टाइप के क्वेश्चंस थे या 10 टाइप्स के क्वेश्चन थे, और 10 टाइप्स का मैंने अराउंड 20 क्वेश्चंस टू 30 क्वेश्चंस को नोट कर लिया किसी एक कॉपी में। अब ये 30 क्वेश्चन जो है उसमें मेरा पूरा परसेंटेज पाइल्ड अप है, ठीक है। जो भी फॉर्मूलाज होंगे,
जो भी कॉन्सेप्ट्स होगा ये सब हमने एक कॉपी में नोट कर लिया। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि लास्ट टाइम में जब भी हमें रिवाइज करना है तो हमें पूरी वीडियो नहीं देखनी है, हमें सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं। इफ़ वी विल गो थ्रू द नोट्स, जो हमने खुद से हैंड रिटन हमारा जो नोट्स है, अगर हम इससे गुजरेंगे तो हमारा ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में, बहुत ही शॉर्ट पीरियड में एक चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। नोट्स का यही काम होता है। तो सिमिलरली जितने भी चैप्टर्स हैं, बीट इन एडवांस में मैक्सिमम चैप्टर्स जो हैं वो सिर्फ फार्मूला पे चलता है, ठीक है। इसमें आपको बहुत लैंग्वेज नहीं आएगा, बहुत ही लैंग्वेज कंफ्यूजिंग नहीं रहेगी, बस आपके पास फार्मूला रहना चाहिए। अगर आपको फार्मूलाज याद हैं, आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा है, तो आपको बहुत ही ईजिली एडवांस में स्कोर कर सकते हो आप, ठीक है। सो दिस वाज द स्ट्रैटेजी फॉर मैथ्स। तो मैथ्स में फ़िलहाल शुरुआत में आपको यही करना है, आप सारे चैप्टर्स में से बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझो, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना है आपको, एंड नोट ऑल द फार्मूलाज, सारे फार्मूले को हम लोग नोट करेंगे, ठीक है। ये हुआ मैथ्स का स्ट्रैटेजी फर्स्ट मंथ का। नाउ सेकेंड, ये इंग्लिश के लिए, टेक ग्रामर एंड वोकैब्स कॉन्करेंटली। कॉन्करेंटली बाय दैट आई मीन कि जैसे कि मान लो आप देखिए, जैसे कि एक है हमारा वोकैब सेक्शन और दूसरा है हमारा ग्रामर सेक्शन, ठीक है। अब ग्रामर में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, जो कि हमें हेल्प करता है किसी भी स्टेटमेंट से, किसी भी स्टेटमेंट का कॉमन एरर जब भी हम पिक करते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। सबसे मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी सेक्शन से उठते हैं। वोकैब में हमारा साइनो है, एंटो है, OWS है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये जो सारे सेक्शंस हैं, तो अगर आप मान लो कि शुरुआत कर रहे हो सिर्फ ग्रामर से, ठीक है, आप 1 घंटा दे रहे हो, ठीक है। आपने 1 घंटा दिया, आप ग्रामर पढ़ रहे हो, आपने फर्स्ट डे ग्रामर पढ़ा, फिर आप सेकेंड डे ग्रामर पढ़ रहे हो। तो ये जो होता है ना, वो आपको होता है कि इन केस आप मान लो कि आपने 10 दिन इसे पढ़ा और आपके ग्रामर कंप्लीट हो गई फर्स्ट राउंड, ठीक है। अब आपने वोकैब शुरू करा, फिर इसे 10 दिन दिया, ये भी कंप्लीट हो गया। बट इस 10 दिन में क्या हुआ कि ये ग्रामर आप कुछ कुछ आपका स्किप होने लगा, कुछ कुछ अब आपका भूलने लगे आप, ठीक है। तो इससे बेटर क्या होता है कि द बेस्ट वे टू स्टडी इंग्लिश इज़ कि आप, जैसे कि मान लो कि इन केस आपको 1 आवर या फिर आपको 1.5 आवर्स या 2 आवर्स आपको समय देना है इंग्लिश को पर डे, यू कैन गिव 1 आवर इनिशियली। तो इसमें आप इसको 2 सेक्शंस में डिवाइड कर लो, 30 मिनट्स फॉर वोकैब एंड 30 मिनट्स फॉर ग्रामर, ठीक है। आपको दोनों को कॉन्करेंटली लेके चलना है, मतलब दोनों को साथ लेके चलना है। इससे क्या होगा कि आपके पास एक तो सबसे पहले वैरायटी होगी पढ़ने के लिए, आप मोनोटोनस नहीं हो जाओगे, एक चीज़ नहीं लगातार पढ़ रहे हो जिससे कि आपको बोरिंग लग रहा है कंटेंट, और फिर आपकी इफ़िशियंसी भी घट जाती है। जब आप एक चीज़ को लगातार करोगे तो इफ़िशियंसी भी घटती है, और जब भी आप वेराइटीज़ में काम करोगे, आपको आपने 30 मिनट्स में टारगेट बनाया कि मुझे 50 वर्ड्स याद करने हैं, और उसके बाद फिर नेक्स्ट 30 मिनट्स में आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कुछ क्वेश्चंस बनाना है या फिर उसके कुछ रूल्स को याद करने। इससे क्या होता है कि आपके माइंड को भी एक डायनामिक इन्वायरमेंट मिलता है कि आपने 2 तरह की चीज़ें करी, तो आपकी इफ़िशियंसी उससे इंक्रीज़ होती है क्योंकि आप अपने माइंड को लगातार इन्वॉल्व कर रहे हो इस चीज़ में, ठीक है। सो ये था सेकंड पॉइंट का मतलब। सो थर्ड क्या है? थर्ड है स्टार्ट सब्जेक्ट वाइज इन GA मतलब कि जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज बाय दैट आई मीन कि लाइक जनरल अवेयरनेस, सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि एक होता है सोशल साइंस का सेगमेंट और एक होता है साइंस का सेगमेंट। इसमें हमारा आता है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी। साइंस में हमारा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो। ये 7 चैप्टर्स मिलके बहुत ही बड़ा वेटेज रखते हैं जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में SSC के एग्जामिनेशंस में, ठीक है। एक बहुत ही बड़ा ये सेक्शन है। तो सबसे पहले आप इसी को स्टार्ट करो पढ़ना। बेस्ट इज़ बायो एंड हिस्ट्री, क्योंकि ये दोनों से सबसे मैक्सिमम क्वेश्चंस रहते हैं। तो आप बायो और हिस्ट्री से शुरू कर सकते हो। सोर्सेज आपके लूसेंट हो सकते हैं एंड वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, ये दोनों हो सकता है। हिस्ट्री के लिए आई विल सजेस्ट पहले आप यूट्यूब पे वीडियो देखो
क्योंकि उससे आप एक स्टोरी के वे में आप उसको समझ सकते हो, और फिर गो थ्रू द लूसेंट बुक एंड देन यू कैन रिलेट बोथ ऑफ देम, ठीक है। और सेम चीज़ आप बायो में कर सकते हो। अगर आपकी रीडिंग स्ट्रॉन्ग है तो मेरे हिसाब से बायो में आप सिर्फ अगर आप सिर्फ लूसेंट के बुक को ही पढ़ते हो तो यू विल डेफिनेटली एक्सेल इन बायो, ठीक है। पहले तो आपको वही करना है। नेक्स्ट टॉपिक है करंट अफेयर्स। ये बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, ओके। द करंट अफेयर्स इज़ द मोस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस सेक्शन, क्योंकि अब क्या होता है कि करंट अफेयर्स ही ये डिसाइड करता है कि आपके पेपर में स्टैटिक पार्ट कहाँ से आएगा। स्टैटिक इन द सेंस कि मान लो कि नेशनल पार्क किसी भी स्टेट का, ठीक है, या फिर कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, या फिर वाटरफॉल है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कोई भी चीज़ है, तो वो स्टैटिक पार्ट भी आज के डेट में करंट अफेयर्स ही डिसाइड करता है कि कहाँ से क्वेश्चंस आपके उठ रहे हैं। और मान के चलो कि 25 क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चंस तो मिनिमम रहते हैं जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं, करंट अफेयर्स के डायरेक्ट होते हैं, और 5 क्वेश्चंस मीन्स 15 to 20 क्वेश्चंस, 20 तो नहीं बोलूँगा बट 15 क्वेश्चंस आर मोर ओवर रिलेटेड टू सीए। अदरवाइज नहीं तो ये करंट अफेयर्स से है, और नहीं तो फिर करंट अफेयर्स के थ्रू ये स्टैटिक पोर्शन से है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसे सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। हम हमेशा, हमारी यही टेम्परामेंट होती है कि इसे हम लास्ट में कर लेंगे। लास्ट में करना इतना आसान नहीं होता है। अगर आप इसे थोड़ा थोड़ा समय रोज़ देते हो वो ज़्यादा बेटर है। कीप इट सिंपल बट डू इट इन अ कंसिस्टेंट वे, ठीक है। हर दिन करो, थोड़ा थोड़ा करो, 30 मिनट्स दे दो। इवन स्टार्ट विथ 15 मिनट, आप 15 मिनट से भी स्टार्ट करो। आप डेली से शुरू करो, डेली करंट अफेयर्स आप कर सकते हो। अगर आपको मंथली कंपाइलेशन आसान होता है तो आप मंथली कंपाइलेशन कर सकते हो, ठीक है। उसमें आप एक टारगेट बना लो कि मुझे 30 मिनट्स पढ़ने हैं, तो 30 मिनट्स में आई विल कंप्लीट 4 to 5 पेजेस पर डे, और फिर आप 6 से 7 दिन में 1 मंथ का कंप्लीट कर लोगे। फिर उसे रिवाइज करने में इस बार आपको हो सकता है कि 3 दिन लगे। फिर ऐसे ही आप कंसिस्टेंटली रिविज़न करते रहोगे तो एक ऐसा समय आता है कि आप 1 घंटे में पूरे 1 मंथ का भी रिविज़न कर लोगे, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस से ही होता है, राइट। तो ये हो गया। अब उसके बाद है गिव मॉक्स ट्वाइस इन अ वीक फॉर 15 डेज। इसका मतलब ये कि आप ना, जैसे कि बहुत जगह पर आपको ये भी बोला जाता है कि मॉक आप रोज़ दो। देखो, मॉक रोज़ देना अच्छा होता है, बट मॉक आप तब ना दोगे जब आपका सिलेबस कंप्लीट है। अब हमारा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट है, हमने ट्रिगो पढ़ा ही नहीं, हमने अलजेब्रा पढ़ा ही नहीं, अब हम मॉक दे रहे हैं। तो जितनी बार मॉक देंगे उतनी बार अलजेब्रा में क्वेश्चन छूटेगा, उतनी बार ट्रिगो में क्वेश्चन छूटेगा। तो जब तक हमारा सिलेबस पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं है, मॉक में हम कभी भी ऑप्टिमम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। बट मॉक फिर भी इम्पॉर्टेंट इसीलिए होता है क्योंकि उससे हमें ये पता चलता है कि करेंट सिनेरियो में हमने जो चैप्टर पढ़ रखा है क्या उसके क्वेश्चंस हमसे बन रहे हैं, या फिर हमने नहीं पढ़ा है तो क्या ऐसा कोई सेक्शन है जो बिना पढ़े भी हमसे बन रहा है, या कुछ ऐसा सेक्शन है जो पढ़ के भी नहीं बन रहा है। तो मॉक इज़ इम्पॉर्टेंट। सेकंड कि आपको ये एग्ज़ाम फ्रेंडली बनाता है, सिचुएशंस को हैंडल करने में हेल्प करता है। तो ये मॉक तो देना बहुत ज़रूरी है, बट शुरुआत में आप इसे वीक में 2 या 3 बार दो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ में क्या करना है वो आई लेट यू नो। ये फर्स्ट मंथ का स्ट्रैटेजी था, ठीक है। सो सेकेंड मंथ स्ट्रैटेजी क्या है। अब आई विल कंसिडर कि आपने मैथ्स में सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर अप कर लिए, ठीक है, इट्स डन। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ, एक फ्रेश पेज में। कॉन्सेप्ट्स आपने मैथ्स के सारे कर लिए, फॉर्मूला आपने चैप्टर वाइज वहाँ पर लिख लिया अपने नोट्स में। अब तीसरा काम क्या है, जब हमने ये करा तो इन दोनों को करने के दौरान भी हमने कुछ कुछ क्वेश्चंस करे, क्योंकि क्वेश्चंस के ही थ्रू हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। फॉर्मूला भी हमने जो पढ़ा उसे हमने क्वेश्चंस में अप्लाई करा। अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट करने को कि हम लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाएंगे। अब 90s के क्वेश्चंस बनाना इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप हो चुके हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आप सीधा अभी 2020 पे जंप करो। CGL के 2020 में 18 शिफ्ट्स के करीब अगर हुए थे तो 18 शिफ्ट्स में 25 क्वेश्चंस, ठीक है। तो यही 25 क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे बहुत सारे। कितने बन जाएंगे, 18 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेना,
कैरी 9, 18 टू 36, 9, 45, राइट। 450 क्वेश्चन हो गए। अब आप CHSL के भी कर लो, वो भी 450 हो जाएंगे। उसके बाद आप CPO के कर लो। ऐसे ऐसे करके आपके पास क्वेश्चंस की तो कमी नहीं होगी। आप सिर्फ 2020 के ही क्वेश्चंस को करोगे। आप सिर्फ 2020 से लेके 2018 तक के क्वेश्चंस को ही अगर आप एक जगह रख लो तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाएंगे। आप इसे ही करने में, अगर आप एक एक क्वेश्चंस को करते हो तो इसे ही करने में आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। बहुत ही ज़्यादा प्रीवियस ईयर करने की नेसेसिटी नहीं है, ठीक है। बाकी आप मॉक्स तो दे रहे हो, मॉक्स से भी आपकी प्रैक्टिस हो रही है, रिविजन भी हो रहा है साथ में। सो दिस इज़ द बेस्ट वे। लेटेस्ट अभी आप 2018 तक के करो। अगर उतना कंप्लीट हो जाता है, आई विल सजेस्ट कि उसे ही रिपीट करो। अगर आपने रिपीट भी कर लिया 2 राउंड, तब आप फिर 2018 से 2017 पे जंप करो, ठीक है। सेकंड, सेम चीज़, ग्रामर और वोकैब्स को आपको कॉन्करेंटली करना है, क्योंकि ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। लाइक लेट मी गिव यू अ बुक जो मुझे पसंद है और बहुत ही फेमस बुक है, एवरीवन रिकमेंड्स दैट। नीतू सिंह की जो बुक आती है, प्लिंथ टू पैरामाउंट, वॉल्यूम 1, ठीक है। इसमें वोकैब सेक्शन में आपके एक वर्ड मीनिंग का सेक्शन है जिसमें 700 के अराउंड 700 प्लस वर्ड्स हैं। तो अगर आप 50 वर्ड्स भी पर डे याद करते हो तो इट विल टेक यू 14 डेज टू रिमेंबर दैट। और उसके बाद उसे फिर रिवाइज करना है, क्योंकि एक बार में किसी को नहीं याद होता है, चाहे वो ICSE का बोर्ड का बच्चा आ जाए या फिर फॉरेनर भी क्यों नहीं आ जाए, किसी को भी नहीं याद हो सकता है एक बार में, ठीक है। उसे रिवाइज करना ही पड़ेगा, और नहीं तो फिर वो कुछ कुछ को ही लगातार पढ़ते रहे तो फिर वो अलग बात है, फिर उसे जल्दी नहीं होगा। अगर कोई बंदा है जो 50 वर्ड्स को कर रहा है और उसी 50 वर्ड्स को 3 दिन कर रहा है, तो उसने भी तो रिवीजन करा ना। या फिर उसने एक स्ट्रेच में पूरे 700 वर्ड्स कर लिए और उसके बाद फिर वो रिवाइज कर रहा है। कन्वीनियंस के हिसाब से जो करे दैट इज़ गुड। उसमें OWS, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, वो भी शायद कुछ 500 प्लस है। ईडियम्स हैं, उसके 2 पार्ट हैं, वो भी 300 मतलब कि 700 के अराउंड है। तो सबसे पहले आप नीतू सिंह को कंप्लीट करो। नीतू सिंह की जो बुक है बहुत ही प्यारी बुक है, ग्रामर के लिए भी बहुत ही हाईली रिकमेंडेड बुक है। अगर जिसकी इंग्लिश वीक है वो इसकी इंग्लिश टू हिंदी मीडियम बुक ले सकता है, जिसमें इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स को हिंदी में भी बताया गया है, तो उसके लिए आसान होगा। और इंग्लिश टू इंग्लिश वाली बुक भी बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में लिखी हुई है, मतलब कि बिल्कुल ही ईजी टू रीड और बहुत ही प्यारी बुक है नीतू सिंह। मतलब कि अगर आपको इंग्लिश में कोई बुक चाहिए SSC के लिए, फर्स्ट कंप्लीट दिस प्लिंथ टू पैरामाउंट। कंप्लीट हो गया, कंप्लीट इट वंस अगेन। आप 2 बार इस बुक को पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे तो फिर आपको खुद डिफरेंस महसूस होगा। और उसके बाद आप कोई भी बुक उठाओ, बीट SP बख्शी, आपको 75% कंटेंट सेम मिलेंगे। 75% कंटेंट आपकी ऑलरेडी क्लियर रहेगी, क्योंकि आपने इसे 2 से 3 बार पढ़ा रखा होगा। तो इसकी फिर आपको 25% की नेसेसिटी है, ठीक है। तो सबसे पहले कोई बुक अगर आपके जहन में आए तो वो नीतू सिंह ही होना चाहिए। वो बेसिक बुक है, वो SSC के लिए ही स्पेशली डिज़ाइंड है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा होगा कि जब वो मॉक्स देंगे ये बुक पढ़ने के बाद भी, तो उनके मार्क्स उस तरीके से नहीं बढ़ेंगे जिस तरीके से लाइक CBSE स्टूडेंट्स हो गए या फिर ICSE स्टूडेंट्स अगर इस लाइन में हैं, तो जिनकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है वो स्कोर कर लेते हैं। अपने गट फीलिंग पे भी वो क्वेश्चंस को बनाते हैं, हमेशा वो बुकिश नॉलेज पे ही नहीं बनाते। बट एक होता है कि कोई कोई बच्चे हैं जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, सारे रूल्स को याद कर रहे हैं और फिर भी मॉक में नहीं स्कोर कर पा रहे हैं, तो वो सेपरेटली इंग्लिश के मॉक्स दें, ठीक है। जो कि MB पब्लिकेशन का बुक आता है प्रीवियस ईयर का, उसमें बहुत ही प्रीवियस ईयर के सेट दिए हुए हैं। और कुछ फर्स्ट 50 पेजेस में बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेक्शन है वो, जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, मतलब कि डिक्शनरी खोल रखी है उस 50 पेज में MB पब्लिकेशन ने। इट्स वेरी हार्ड टू लर्न, बट जो इसे कर लेता है वो फिर मेंस में भी 190 प्लस लाता है, ठीक है। तो इस बुक की ये इम्पोर्टेंस है। तो प्रीवियस ईयर बुक में MB पब्लिकेशन की इंग्लिश बुक बहुत ही अच्छी है, ये आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपको सेपरेटली मॉक देना है, अगर आपका इंग्लिश का स्कोर MC मतलब मॉक टेस्ट से नहीं बढ़ रहा है, तो आप सेक्शनल इंग्लिश का अलग से लगा सकते हो, उसके लिए ये बुक अच्छा है, ठीक है।
सब्जेक्ट वाइज PYQs इन जनरल अवेयरनेस एंड स्टैटिक अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस का सब्जेक्ट वाइज PYQs, बाय दैट आई मीन कि लाइक हिस्ट्री का अगर आप उठाओ तो SSC की एक बुक आती है किरण की, जनरल अवेयरनेस का PYQs का आता है। इस बुक में सिर्फ हिस्ट्री में अराउंड 1500 क्वेश्चंस हैं या उससे भी ज़्यादा है, मुझे एग्जैक्ट नहीं अभी याद है, काफ़ी दिन हो गए पढ़े हुए। बायो है, बायो में 1000+ है। तो ये सब क्वेश्चंस जो हैं ये हमारे SSC में पूछे गए हैं। तो जब भी आप लाइक आपने लूसेंट से पढ़ाई की, आपने वीडियो से पढ़ाई किया, ठीक है, अब आपको ये पता ही नहीं है कि जैसे लूसेंट जो है वो UPSC के लिए भी रिकमेंडेड बुक है और उतना हमें पढ़ना नहीं है। SSC में फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट फैक्ट्स आएगा, ठीक है। लाइक कौन सा मुस्लिम इन्वेडर था जो सबसे पहले इंडिया में आया था, तो ये डायरेक्ट फैक्ट आएगा मोहम्मद बिन कासिम, ये नहीं कि इस पे पूरी थीसिस आएगी। तो अब क्या होता है कि जब आप लूसेंट पढ़ रहे हो, जब आपने वीडियो करा, उसके बाद आप जब क्वेश्चंस को लगाओगे तो आपको ये कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि मैंने जो पढ़ा उससे रिलेटेड मुझे क्वेश्चंस मिले बुक में। कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको लूसेंट में भी नहीं मिल रहा है और आपने वीडियोस में भी नहीं पढ़ा है। वैसे क्वेश्चंस को डायरेक्ट आप मगअप, डायरेक्ट रट लो, ज़्यादा मत सोचो, जो भी क्वेश्चंस दिख रहे हैं नए रट लो। रटने पे क्या होता है कि हमारे पास तो पहले एग्ज़ाम में 4 ऑप्शंस आते हैं, अगर आपने उस क्वेश्चन को रट रखा है आपको आंसर एक बार में इस चारों ऑप्शंस में से नज़र आ जाएगा उससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये दोनों का जो ब्लेंड है, लाइक प्रीवियस ईयर बुक्स, PYQ बुक प्लस लूसेंट या फिर कोई भी बुक जो कि सारे सब्जेक्ट्स आपकी, सातों सब्जेक्ट जो हैं SST और साइंस का मिला के, और कुछ मिसलेनियस भी साथ में, तो इन दोनों का जो ब्लेंड है ना, ये आपका इतना सॉलिड प्रिपरेशन करवाएगा जनरल अवेयरनेस में, सिर्फ इन पार्ट्स का। अभी और भी पार्ट बाकी हैं, करेंट अफेयर्स अलग है, स्टैटिक अवेयरनेस अलग है, मैं सिर्फ इसका बता रहा हूँ जिसमें वो 7 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है और मिसलेनियस इंक्लूडेड है। तो बुक और प्रीवियस ईयर बुक और लूसेंट या फिर कोई भी एक किरण की बुक आती है, उसके ब्लेंड से जो आपकी प्रिपरेशन होगी वो जनरल अवेयरनेस में बहुत ही बूस्ट करेगा आपका मार्क्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, स्टैटिक अवेयरनेस। स्टैटिक अवेयरनेस के लिए मेरे पास एक, मतलब मैं एक अपने पर्सनल लेवल पे आपको एक टिप्स देना चाहूँगा जो मैंने करा था। स्टैटिक अवेयरनेस में क्या है कि आपके यूट्यूब पे पूरा खजाना भरा है ट्रिक्स का। ट्रिक्स आई मीन शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट। मतलब कि एक लाइक नेशनल पार्क है, मान लो नेशनल पार्क का वीडियो है जो 10 मिनट का है, और इस 10 मिनट में आपको ऐसा ट्रिक बताया जा रहा है जिसमें आप सारे स्टेट्स के नेशनल पार्क को किसी भी ट्रिक से, या फिर कोई स्टेटमेंट है या कोई डायलॉग है या कोई गाना है, उससे आप नेशनल पार्क को याद कर सकते हो। तो आप वैसे वीडियोस को ज़रूर देखो। अब बच्चों की क्या टेंडेंसी होती है कि बच्चे बोलेंगे कि यार इसमें ना 16 स्टेट्स को ही कवर किया, 12 स्टेट्स नहीं कवर किए गए, या जो भी अभी करेंट हो। तो ऐसे में क्या होता है कि आप ना ये मत देखो कि आपको क्या नहीं मिल रहा है, पहले जो मिल रहा है उसे तो कवर करो। अब मान लो कि आपने कोई क्वेश्चन आ रहा है, मान लो जिसमें आपसे एक ऐसे स्टेट के नेशनल पार्क के बारे में पूछ दिया जिसके बारे में आपको नहीं पता, लाइक अंडमान एंड निकोबार का किसी नेशनल पार्क के बारे में आपसे पूछ दिया जिसका आंसर आपको नहीं पता है, पर उस 4 ऑप्शन में जो 3 ऑप्शन है, उस 3 ऑप्शंस के बारे में आपको पता है क्योंकि आपने इस 3 ऑप्शंस को उन 16 स्टेट्स में पढ़ा था, और ये जो अंडमान एंड निकोबार है वो इस 12 स्टेट्स में थे जिसको आपने नहीं पढ़ा, तो उसका तो एक ही ऑप्शन बच गया ना। तो स्मार्ट गेस से ये ए ऑप्शन तो आप ज़रूर टिक करके आओगे। तो आप ये मत देखो कि हमेशा क्या नहीं मिल रहा है, ट्राई टू सी द बिगर पिक्चर, हमेशा पॉजिटिवली देखो कि आपने जो गेन किया, आप ये माइंडसेट बनाओ कि मैंने इस ट्रिक को किया है तो इससे रिलेटेड मैं कोई भी क्वेश्चन को स्मार्टली भी अगर गेस कर रहा हूँ तो गेसिंग इतना एक्यूरेट रहना चाहिए कि वो गलत नहीं हो, और वो तभी होगा जब आप ऐसे ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स को लिखोगे कहीं अपने नोट कॉपी में और उसे रिवाइज करोगे। स्टैटिक अवेयरनेस के लिए बेस्ट है, आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर बुक्स देखो कि स्टैटिक के कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, लाइक नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरीज, न्यूक्लियर पावर प्लांट, फेस्टिवल्स, डांस, पेंटिंग्स, सभी के शॉर्ट ट्रिक्स पढ़े हैं यूट्यूब पे, ठीक है।
सभी के शॉर्ट ट्रिक्स आप देखो, सभी के शॉर्ट ट्रिक्स के आप नोट्स बनाओ, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक जिस तरीके से हमें याद होता है ना, उसे रिवाइज करना बहुत आसान होता है। लाइक अगर आपने शॉर्ट ट्रिक को देखा, शॉर्ट ट्रिक के वीडियो को आप जब भी देखोगे, आप ये महसूस करोगे कि वीडियो के ख़त्म होने के तुरंत बाद आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो यू विल डेफिनेटली आंसर दोज क्वेश्चंस, बिकॉज उस समय वो हमारे कॉन्शियस माइंड में रहता है, ठीक है। और धीरे धीरे वो फेड करने लगता है, ठीक है, धीरे धीरे फेड होता है। अब हमारे पास एक ये रिटन में आ गया नोट्स हमारे पास, इसी वीडियो से रिलेटेड हर एक चीज़ हमने लिख लिया। मान लो कि हेमा मालिनी के बारे में बता रहा है और उससे आपको कुछ माउंटेन पासेस को याद करवाया जा रहा है, आपने वो देखा, आपने वो कर लिया। अब कुछ दिन बाद आप भूल गए, बट जब आप कॉपी में देखोगे कि हेमा मालिनी के नाम पर हमें माउंटेन पासेस याद किए थे हमने, तो आपको एक बार में ये याद आएगा वो वीडियो कि अच्छा हाँ मैंने ऐसे किया था, और इसे रिवाइज करने में आपको 4 to 5 मिनट्स लगेंगे। तो ऐसे अगर आपके पास 40 टॉपिक्स भी होंगे स्टैटिक के, तो आप 4 to 5 मिनट्स, इट मीन्स कि आप उसे 200 मिनट, मतलब कि अराउंड 3 to 4 आवर्स में आप पूरे स्टैटिक अवेयरनेस को रिवाइज कर सकते हो अपने हैंड रिटन नोट्स के। तो दैट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल। आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू टू गो फॉर द शॉर्ट ट्रिक्स, बिकॉज दैट विल सिंप्लीफाई योर प्रिपरेशन। आई एम गारंटीइंग यू दिस, ओके। सो ये आप ज़रूर करो। करेंट अफेयर्स मैंने सेम फिर से कहा, इसका सबसे बेस्ट तरीका है क्या वो मैं बता देता हूँ आपको। आप सबसे अच्छा इसमें क्या कर सकते हो कि मंथली भी अगर आप शुरू कर रहे हो तो एक तरफ आप मंथली करो, ठीक है, फॉर हाफ एन आवर। मान लो कि अभी दिसंबर है, तो अभी दिसंबर है तो दिसंबर का तो मंथली अफेयर्स आएगा नहीं अभी, क्योंकि वो तो अभी चल रहा है, वो जनवरी में आएगा। आप अभी नवंबर के मंथली को करो और दिसंबर के डेली को करो। कोई भी एक ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें बस 15-20 न्यूज़ आते हैं, उसे बस ऐसे ही देख लो, जिससे कि जब आप जनवरी में दिसंबर के करंट अफेयर्स को डाउनलोड करोगे और उसे पढ़ोगे, तो आपके पास जो कंपाइलेशन पढ़े, मतलब आपके पास जो भी कंपाइलेशन रहेगा उसमें आप नोटिस करोगे कि अरे मैंने ये ऑलरेडी पढ़ रखा है, डेली अपडेट्स में मैंने पढ़ा था। तो उससे क्या होता है कि उसे याद करना आसान हो जाता है। और करंट अफेयर्स एक ऐसा चीज़ है जिसे आपको हर हाल में रिविज़न करना ही करना है। मतलब आपको कम से कम 4 to 5 टाइम्स ईच मंथ को रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आप अश्योर कर सकते हो खुद को कि आप उसका क्वेश्चंस को आंसर करोगे। बिकॉज ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाला सेक्शन है। इसमें हम ज़्यादातर वही करते हैं कि हमें ऑप्शन में से बस 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन ऐसा होता है जो लगता है कि हाँ हमने ये पढ़ा था इससे रिलेटेड और यही इसके होंगे, बाकी 3 का नाम हमने नहीं पढ़ा था, इसका मतलब ये नहीं होगा। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो हर एक एम्बेसडर, हर एक अपॉइंटमेंट्स का जो है बाय नेम याद कर ले। कोई टाइटल को याद करता है, कोई किसी चीज़ से न्यूमोनिकली उसको रिलेट करता है, ऐसे ही सभी कोई करते हैं, ठीक है। ऑल राइट। एंड फिर मॉक्स उसके बाद, ये सेकेंड मंथ है तो आप ऑल्टरनेट डेज में दे सकते हो या फिर आप डेली दे सकते हो, एज पर योर कन्वीनियंस, ठीक है। नाउ सो ये वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, सॉरी फॉर दैट, बट आई एम एश्योरिंग यू कि ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ठीक है। इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। मैंने भी स्ट्रैटेजिकली ही अप्रोच लिया था और इसीलिए फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही मुझे बहुत ही ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ा। मैंने स्मार्टली प्रिपेयर करा और मुझे लाइक आई एम टेलिंग यू, मैंने आज तक किरण को भी पूरा सॉल्व नहीं किया है, ठीक है। किरण का कोई भी चैप्टर जो है उसमें से ऐसा शायद ही कोई चैप्टर है जिसके पूरे क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया होगा। मैंने बहुत ही कम क्वेश्चंस को करा, लेकिन हाँ हर एक क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट्स को निकाले कि मुझे वैसे क्वेश्चंस अगर मिल गए तो आई विल ट्राई टू सॉल्व इट इन अ मिनिमम पॉसिबल टाइम। जितने भी कम टाइम में मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ईजीएस्ट क्वेश्चन को तो बहुत ही जल्दी सॉल्व करना है, क्योंकि वही मुझे हार्ड क्वेश्चंस के लिए टाइम बचा कर देगा। यही मेरी स्ट्रैटेजी रहती थी। सो द लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी जो है हमारा वो कुछ ऐसा है कि पहला है मेंस PYQ मैथ्स एंड फार्मूला शीट रिविजन। व्हाट डज़ दैट मीन? सो लाइक इसमें शायद मेरा एक वाइट शीट नहीं है, कोई बात नहीं, चलो मैं बताता हूँ। देखिए, एक तो अभी हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स किए, ठीक है। हमने फार्मूला लिख लिया एक जगह, सारे चैप्टर्स का एक जगह नहीं लिखा, पहले तो चैप्टर वाइज लिखा, ठीक है। उसके बाद हमने PYQs बनाए। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इसी को करने में 100 दिन ले लेंगे,
कुछ ऐसे होंगे जो इसे 50 दिन में कर लेंगे, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा होगा। आई विल टेक एन एवरेज कि ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये दोनों चीज़ कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। वो क्या करेंगे अब? तो जब उनकी ये दोनों चीज़ें जब उनका कंप्लीट हो चुका रहेगा तो आप मान के चलो कि आपकी 80 to 85% प्रिपरेशन कंप्लीट है, और हो सकता है कि प्रीलिम्स लेवल पे वो आपकी 100% प्रिपरेशन कंप्लीट है मैथ्स की। अब आपको छोड़ना नहीं है, आपको रिवाइज करते रहना है। बट इन केस क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स का मन नहीं मानता कि लाइक कुछ ऐसा है कि मतलब ये तो मैंने कर लिया लेकिन क्या पता अगर कुछ टफ क्वेश्चन आ गया तो क्या करूँगा। ऐसा मेंटालिटी होता है, डर सभी को लगता है, और ऐसा डर उन लोगों को ज़्यादातर लगता है जिसने बहुत ही मेहनत करा है और उसने सभी चीज़ को कंप्लीट कर लिया है। तो फॉर देम आई वुड सजेस्ट कि आप मेंस के PYQs लाइक CGL में 19, ठीक है, CGL 19 2019, CGL 18, 17 जिसको बहुत ही टफ पेपर कहा जाता है, 16 बहुत है इतना, इसके 100 क्वेश्चन आए थे। 19 में 3 शिफ्ट्स आए 18 नवंबर को, तो इग्नोर कर सकते हो आप, वो पेपर वॉज वेरी इजी, मेंस लेवल का नहीं था वो। 19 हो गया, 18 में शायद 3 शिफ्ट्स उसमें भी आए थे, तो 100 क्वेश्चन। 17 में शिफ्ट थे, तो ऐसे ऐसे करके आपके पास कुछ 500 से 700 क्वेश्चंस हो जाएंगे मेंस के। तो आप इसे भी बनाओ, ठीक है। जब आप इसे बनाओगे तो आपके पास थोड़ा सा एक प्लस लेवल का क्वेश्चंस करने का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, जो कि प्रीलिम्स में बहुत ही हेल्प करेगा ईजीएस्ट क्वेश्चंस को बनाने में। लाइक अगर आप टफ क्वेश्चंस को कर रहे हो और टफ रेलिवेंट क्वेश्चंस को कर रहे हो, देखो टफ क्वेश्चंस बहुत लोग करवाते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे टीचर्स हैं जो कि बहुत ही कैट के क्वेश्चंस ले आएंगे, कहाँ से CDS VDS सभी, मतलब कि बहुत ही टफेस्ट क्वेश्चन ले आएंगे जो कि मतलब SSC में रेलिवेंट नहीं है। बट स्टूडेंट्स देखते हैं कि अरे यार मैंने प्रिपेयर करा और मुझसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो उन्हें ना वो डर से फिर वो कोर्सेज खरीदते हैं उनके, और फिर उनका बिजनेस तो चलता है और बच्चे का भविष्य धीरे धीरे डाउनफॉल करने लगता है। तो वो नहीं, टफ क्वेश्चन अगर हमारे SSC में ऑलरेडी आ चुका है, वो क्वेश्चंस को अगर आप कर रहे हो तो ईजीएस्ट क्वेश्चन आपके लिए और ईजीएस्ट हो जाएंगे, तो दैट विल हेल्प यू। तो ये मेंस आपको ये हेल्प कर सकता है। एंड डू मेक अ फॉर्मूला शीट। बाय फॉर्मूला शीट आई मीन कि आप एक ऐसा कॉपी बनाओ, एक ऐसा छोटा सा कॉपी बनाओ जिसमें एक चैप्टर का नोट्स जो है, जो कि जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फॉर्मूला है, वो आप एक पेज में ही कंपाइल कर दो। छोटे छोटे वो एकदम लिखो, इतना 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 छोटा छोटा लिखो, ठीक है। और एक पेज में एक लिखो, एक चैप्टर का, कभी कभी 2 चैप्टर्स भी एक पेज में इंक्लूड कर दो, जिससे कि एकदम छोटा सा 7 से 8 पेज या फिर 10 से 12 पेज का एक बुकलेट तैयार हो जाए आपके पास, जिसे आपको रिवाइज करना है लास्ट मंथ में। एटलीस्ट 15 to 20 टाइम्स आपको उस बुकलेट को देखना है, जिससे कि सारे फॉर्मूलाज का जो कंपाइल्ड वर्जन है वो आपके दिमाग में घूमते रहे, क्योंकि इस 25 क्वेश्चन में ही आपको डिसाइड करना है कि आपका फ्यूचर क्या होगा। और इसी 25 क्वेश्चन में मैथ्स का सारा सिलेबस आने वाला है प्रीलिम्स में। हर एक चैप्टर का, किसी भी कोने का चैप्टर का कोई भी क्वेश्चंस उठ सकता है हमारे पेपर में, तो उसके लिए हमारे पास भी तो एक पूरा कंपाइल्ड वर्जन रहना चाहिए। सो ये हो गया हमारा फॉर्मूला शीट का। सेकंड है रिवाइज इंग्लिश। आपने जो जो इसमें करा, वो कैब, ग्रामर, और आप साथ में रीडिंग कर सकते हो। रीडिंग के लिए अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप मॉक के अलावा नॉर्मन लुइस की बुक पढ़ सकते हो। उसमें एक अलग नॉर्मन लुइस की एक अलग टाइप से उसने इंग्लिश को बताया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। वो बुक आपसे बात करती है, जब आप उसको पढ़ोगे तो लगेगा कि बुक आपसे बात कर रहा है, तो दैट इज़ वेरी गुड। ये वर्ड पावर मेड ईजी नाम है इस बुक का, ये भी आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारी बुक है। जनरल अवेयरनेस का हर एक पार्ट जो है वो आपको रिवाइज करना है। स्टैटिक का जो मैंने बताया था, वो तो स्टैटिक आप अगर नोट्स बना रहे हो तो आई एम टेलिंग यू कि मतलब एक दिन लेके बैठोगे आप, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में आपके स्टैटिक नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब कि आप आराम से लास्ट वीक में भी स्टैटिक अवेयरनेस को रिवाइज कर सकते हो, हर एक ट्रिक। और करेंट अफेयर्स की भी चीज़ों की ट्रिक्स देखना ज़रूर, लाइक जिसे अभी F1 रेस में किसी को अवार्ड्स मिला, या फिर टेनिस अवार्ड्स हुए, पद्मश्री, पद्म भूषण, जितना ट्रिक्स मिल रहा है, ट्रिक्स देखो और उसका नोट्स बनाओ। ट्रिक्स सभी देखते हैं, देखो कोई भी ट्रिक्स के वीडियो पे आपको
अराउंड 2 मिलियन 3 मिलियन ऐसे ऐसे व्यूज़ मिलेंगे। तो क्या 20 लाख के 20 लाख बच्चे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हैं? नहीं कर पाते हैं। रीज़न इज़ कि वो उस समय देखते हैं, उसके बाद उसे वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। वो डाइजेस्ट करने के लिए आपको नोट्स को बनाना पड़ेगा और उसे आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है रीजनिंग सेलेक्टेड चैप्टर्स फ्रॉम मॉक। मतलब कि जब आप मॉक दोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर आपका वीक है, वो चैप्टर को आप ज़रूर अलग से पढ़ो। इग्नोर नहीं करो कि अच्छा अगली बार बना लेंगे, कोई बात नहीं, 40 नंबर ही आ रहा है, 40 ख़राब थोड़ी है। 50 कैसे आएगा ये सोचना है, और 50 वैसे ही आएगा जब आप अपने वीक चैप्टर्स पे ध्यान दोगे। लास्ट मंथ में मॉक्स डेली, ये तो फिक्स चीज़ है, ये तो करना ही करना है। और भी जब लास्ट टाइम आएगा, जब बहुत ही क्लोज आ जाएगा एग्ज़ाम, तो आई विल बी गिविंग मोर सच सेशंस जिससे आपको मोटिवेशन मिले। कैसे मैंने अपने आप को उस समय रखा था कि मुझे, मतलब कि मैंने कैसे काम अपने आप को रखा था, क्या क्या चीज़ें करी थी जिससे मुझे हेल्प मिला। आई शेयर एवरीथिंग, ओके। अब थिंग्स टू अवॉइड, क्या क्या चीज़ों को अवॉइड करना है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इस पूरे सेशन का। ये आप गांठ बांध लो, ठीक है। डोंट स्किप योर डेज, मतलब किसी भी एक दिन, आज से 100 डेज़ में अगर आप अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी बदले कुछ दिनों के मेहनत से, तो आपको इस 100 दिन को बहुत ही सीरियसली लेना है, ठीक है। और उसके लिए एक एक दिन कीमती है, ठीक है। मैं आपको बस एक बात बताना चाहता हूँ, ये 1 साल की मेहनत आपके अगले 40 साल को संवार देगी। 1 साल की मेहनत अगले 40 साल को संवार देगी। और अभी ये 1 साल भी नहीं, अब ये सिर्फ 100 दिन बचे, तो आप समझ लो कि एक एक दिन पे कितने साल का कर्ज है, कितने महीनों का कर्ज है। तो अगर एक दिन को आप वेस्ट कर रहे हो, तो आप कितने महीनों के साथ अपने कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, अपने इनजस्टिस कर रहे हो अपने आगे के कंफर्टेबल लाइफ के साथ। तो अरे कम से कम 1 घंटा ही पढ़ लेना यार, लेकिन पढ़ना ज़रूर, ब्रेक नहीं होना चाहिए। ब्रेक होता है तो फिर फ्लो टूटने के बाद ना, फ्लो वापस आने में 4 दिन 5 दिन लग जाते हैं। एंड दैट इज़ द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू अ स्टूडेंट हु इज़ प्रिपेयरिंग, हु इज़ टॉयलिंग हार्ड टू गेट सक्सेस। तो ये चीज़ आपको करना है, स्किप नहीं करो अपने दिनों को। फैमिली आए, रिलेटिव आए, किसी को कहीं ले जाना है, कुछ इमरजेंसीज है, हॉस्पिटल जाना है, जो भी है, 1 घंटा तो टाइम निकालेंगे हम। 1 घंटा तो टाइम निकालना पड़ेगा ना मिनिमम। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हाइप जो बन रखा है ना उतना नहीं पढ़ना हमें। 4 to 5 आवर्स आप पढ़ो ना यार रोज़, इतने में आप सिलेक्शन लेके ही निकलोगे। लेकिन ये कंसिस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। जिस दिन नहीं पढ़ पा रहे हो उस दिन 1 घंटे पढ़ लेना, अगले दिन उसे 6 घंटे कर देना। यू हैव टू मेक इट एवरेज करके आपको उस वहाँ तक पहुँचना है जो आपका मुकाम है। आपको छोटे छोटे टारगेट्स को कंप्लीट करने हैं। सेकंड, डोंट अंडर एस्टिमेट रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग सेक्शन को अंडर एस्टिमेट मत करना, लेंदी आ रहा है, ये मार्क्स दे के जाएगा। जो स्टूडेंट्स नहीं कर रहे हैं उनसे आपको लीड तभी मिलेगा जब आप अपने वीकनेस पे काम करोगे। अगर डाइस के क्वेश्चंस बनने में 2 मिनट लग रहे हैं, 1.5 मिनट लग रहे हैं, हम एक वीडियो देखेंगे और उसे फिर शॉर्ट टाइम में बनाने का ट्राई करेंगे, ओके। वीडियो इज़ गेटिंग लॉन्गर, सो अब आई कीप इट शॉर्ट, अब तो ख़त्म ही है। डोंट लीव करेंट अफेयर्स फॉर द लास्ट मोमेंट। करेंट अफेयर्स को मत छोड़ना यार कि आखिरी में कर लेंगे। आखिर में भी करते हैं लोग, कर लेते हैं लोग, बट कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं खुद को लेके कि हाँ अब एसएससी में 6 मंथ्स के तो इम्पॉर्टेंट है, 1 साल के भी आ जाते हैं। अब आप बताओ कि 12 महीने का करेंट अफेयर्स, जो कि 365 दिन का जो न्यूज़ है, वो आप चाह रहे हो कि आप 10 दिन में कर लो। आपको कितना याद रहेगा? इज़ इट पॉसिबल? इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। आप कहीं ना कहीं गेस करके ही आओगे, कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंट ही रहोगे। थोड़ा थोड़ा करो, सारे दिन करो, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू, दैट विल बी द बेस्ट थिंग यू कैन डू विथ योर प्रिपरेशन। करेंट अफेयर्स के साथ चिपके रहो। बहुत सारे ऐसे डेली वीडियोज़ हैं जो आते हैं, किसी भी एक ट्यूटर को पकड़ो और उसके साथ लगे रहो। नेवर स्किप एनालाइजिंग योर मॉक्स। एनालिसिस इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन गिविंग अ मॉक टेस्ट। एनालाइज करना मत भूलना अपने मॉक को। जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा आपका वीक पॉइंट क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, आपका एवरेज पॉइंट क्या है। सिर्फ वीकनेस को नहीं देखना है, हमें ये भी देखना है कि किस क्वेश्चन में हमने 20 सेकेंड्स ही दिए और कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने बनाया बट हमने 1.5 मिनट ले लिया, उसे कैसे कम कर सकते हैं।
तो एवरेज पार्ट एंड वीक पार्ट दोनों को एनालिसिस करके ही पता चलता है, और ये इसी वजह से एनालिसिस को ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहा जाता है मॉक टेस्ट देने से। मॉक टेस्ट क्या है यार, मन नहीं लग रहा है, चलो एक टेस्ट दे देते हैं, 1 घंटे बैठ जाएंगे, मन भी लग जाएगा, टेस्ट भी दे दिया। दैट इज़ नॉट गोना हेल्प यू, ओके। एनालिसिस विल हेल्प यू। एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा, एनालाइज कीजिए अपने मॉक को, बहुत ही डिफरेंस महसूस होगा। अपने कमी को रेक्टिफाई करना है तो उस कमी को जानना पड़ेगा, और ये जानना एनालिसिस कराता है हमें, ठीक है। डोंट मेक अ माउंटेन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का पहाड़ मत खड़ा करो। कीप इट सिंपल, कीप इट सटल। बहुत ही कम सोर्सेज रखो, लिमिटेड रखो। नॉलेज का खान है पूरे दुनिया में, हमें बस सिलेक्शन लेना है और उतना ही हमें नॉलेज चाहिए। नहीं बनाना है कैट, नहीं बनाना है मैट, यूपीएससी के जीके नहीं पढ़नी है हमें एसएससी को निकालना है, तो एसएससी के हिसाब से हमें पढ़ाई करनी है, ठीक है। सिर्फ एसएससी के क्वेश्चंस बनाएंगे, सिर्फ एसएससी की जीके पढ़ेंगे, सिर्फ एसएससी की इंग्लिश पढ़ेंगे। जो करेंगे एसएससी ओरिएंटेड करेंगे। एवरी टाइम यू स्टडी एनीथिंग यू शुड नो कि विल दैट बी गोइंग टू हेल्प इन माई एसएससी प्रिपरेशन। अभी नॉलेज गेन करने का ना वो बाद में करना, ठीक है। एक बार हो जाए फिर कर लेना, फिर यूट्यूब खोल के नॉलेज बांट भी देना, ठीक है। अभी जस्ट प्रिपेयर फॉर एसएससी। स्टडी स्मार्ट, कीप रिवाइजिंग, बोथ थिंग। स्मार्ट स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंपटीशन कटेज है, लेकिन एज एवरीवन सेज आपका एक सीट है, वो आपके पास है, चाहे कितनी भी वैकेंसीज रहे, एक सीट तो है, और वो एक सीट हमें लेना है। हमें नहीं मतलब है दुनिया क्या ला रहा है, हमें बस इतना मतलब है कि कितना हमें लाना है जिससे कि हमें एक सीट मिल जाएगा, ठीक है। इतना ही सोचना है, इससे ज़्यादा नहीं सोचना है। अपने से फाइट है, दूसरों से नहीं। खुद को इम्प्रूव करेंगे, खुद ब खुद सिलेक्शन हो जाएगा। रिवाइज़ करते रहना है, जो भी पढ़ रहे हैं उसे रिवाइज़ कीजिए। डाइजेस्ट नहीं कीजिएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा पढ़ने का। जितना पढ़ रहे हैं उसे डाइजेस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए रिविज़न, वीकली रिविज़न विल बी द बेस्ट थिंग। संडे को बस डिवोट कर दो रिवाइज़ करने के लिए, कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी है, सिर्फ रिवाइज़ करना है, ठीक है। सो बाय दिस आई विल जस्ट गिव फ्यू पॉइंट्स। फर्स्ट इज़, ये पूरे पीपीटी में मैं यही आपको, इस सेशन से यही आपको बताना चाहता हूँ, प्रिपरेशन इज़ नॉट ईजी। ये प्रिपरेशन ईजी नहीं है, ये बात फैक्ट है, बट इट इज़ सिंपल। अब इसमें क्या, इसका क्या मतलब है कि ये ईजी नहीं है लेकिन ये सिंपल है। बाय दैट आई मीन कि ये ईजी तब बनेगा जब आप इन सिंपल प्रोसेस को एवरी डे करते हो। अगर आप किसी चीज़ को रोज़ कर रहे हो, ईजी चीज़ को ही रोज़ कर रहे हो सिंपल तरीके से, तो इसी को कहा जाता है सिंपल स्ट्रैटेजी को फॉलो करना। प्रिपरेशन इजी नहीं है, लेकिन अगर आप इसे एवरी डे कर रहे हो तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, लेकिन एवरी डे करना पड़ेगा। कुछ दिन करोगे, कुछ दिन नहीं करोगे, प्रिपरेशन बहुत ही हार्ड हो जाएगा, बहुत ही टफ हो जाएगा, और अल्टीमेटली नहीं सेलेक्ट होगे। अगर आप एवरी डे नहीं इस चीज़ के आगे अपने लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ रहे हो हर दिन, तो फिर यू विल नॉट बी ऑन द अदर साइड ऑफ द रिजल्ट। सो द कंसिस्टेंसी इज़ द की। ट्रैक योर प्रोग्रेस। आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहो कि मैंने क्या क्या किया, उससे क्या क्या चेंजेस आया है। मैंने मॉक दिया तो क्या ये 1 महीने में मेरे मॉक्स में लगातार इम्प्रूवमेंट हुए? क्या एक दिन मैं 180 ला रहा हूँ तो दूसरे दिन मेरी 140 आ रहे हैं, या फिर 180 है तो अगले दिन 175 फिर 185 आ रहे हैं, या अगर 140 ही आ रहा है तो 145 138 रह रहा है। ऐसा नहीं ना कि एक दिन 140 है तो दूसरा दिन 105 है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ट्रैक करो प्रोग्रेस को और उसी के हिसाब से आगे अपने प्रोग्रेस को बढ़ाओ। और जो मैंने कहा था, योर 1 year sacrifice and hard work will fetch you fruits for the next 40 to 45 years of your life। आपके 1 साल की मेहनत और सेक्रीफाइस, जो कि बहुत ही सोशल लेवल पे सेक्रीफाइसेस करनी पड़ती है, अपने फ्रेंड्स को छोड़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मस्ती, मतलब बात में रहो, टच में रहो, लेकिन बहुत ज़्यादा मस्ती नहीं कर सकते हो। एक बार बस कर लो यार, मेहनत एक बार का है, उसके बाद ज़िंदगी भर उसी मेहनत का खाओगे, बहुत ही इज़्ज़त मिलेगी सोसाइटी में, यू विल सी द डिफरेंस। बस अभी अपने आप को बिल्कुल ही आइसोलेट कर लो, एंड देन अगले 40 से 50 साल को सुख में बिताओ। बाय दैट आई विल एंड माई सेशन। आई होप आपको यह सेशन पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स जो कि इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने वाले हैं, एंड अपने अगल बगल के लोगों के साथ अच्छे से पेश आइए, खुश रहिए, सावधान रहिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड ऑल द बेस्ट।